बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिजिक्स क्लास 10 चैप्टर नंबर है 17 इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका आज हम सेक्शन बी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 13 से लेके क्वेश्चन नंबर 22 तक करेंगे। प्रीवियस वीडियो में जो कि मेरी इस चैप्टर की वीडियोस का पार्ट 1 था, उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक आपको करा दिए थे। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट हैपन्स टू द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम व्हेन इट पासेस थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर इलेक्ट्रॉन बीम जो है मैग्नेटिक फील्ड में से पास करती है तो उसकी एनर्जी पे क्या असर होता है। इससे पहले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन बीम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजरती है तो उसके अंदर डिफ्लेक्शन हो जाता है। अब इस क्वेश्चन में हमसे कहा है इन्होंने कि अगर इलेक्ट्रॉन बीम किसी मैग्नेटिक फील्ड से गुजरे तो उस पर क्या असर होता है। तो उन्होंने पूछा उसकी एनर्जी पे क्या डिफरेंस होता है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन बीम किसी मैग्नेटिक फील्ड से पास होती है तो उसकी एनर्जी पे कोई असर नहीं होता। इसी तरह पार्ट बी में इन्होंने पूछा है, इज देयर एनी चेंज इन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम एज इट पासेस थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड। जब कोई इलेक्ट्रॉन बीम मैग्नेटिक फील्ड से पास कर रही होगी तो क्या उसकी स्पीड में चेंज आएगा। तो इसकी स्पीड में भी चेंज नहीं आता। ठीक है, तो हमें इसका आंसर ये लिखना है कि इलेक्ट्रॉन बीम की जो है एनर्जी में भी और स्पीड में भी, दोनों में कोई चेंज नहीं आता। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, देयर इज नो चेंज इन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। ठीक है, यहाँ व्हाट हैपन टू द को छोड़ के इसको काट दें, यहाँ लिखें देयर विल बी नो चेंज इन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम व्हेन इट पासेस थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड। ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह पार्ट बी था हमारा, इसका आंसर हम लिखेंगे इज देयर एनी को काट देंगे, हम लिखेंगे देयर विल बी नो चेंज इन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम एज इट पासेस थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड। जब इलेक्ट्रॉन बीम किसी मैग्नेटिक फील्ड से गुजरेगी तो उसकी स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 14 है, गिव एनी 3 इफेक्ट्स ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन बीम में डिफ्लेक्शन आता है, हमें उसकी कोई 3 इफेक्ट बताने हैं कि किस तरह का डिफ्लेक्शन आता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपकी बुक में पेज नंबर 164 पर है। आप यहाँ द इफेक्ट से लिखेंगे और इसके अंदर जो है हमें 4 इफेक्ट दिए हुए और आपके क्वेश्चन में 3 इफेक्ट पूछे तो हम इसमें 3 इफेक्ट मार्क कर देंगे। अच्छा, अब इसके पहले आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं कि जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से कोई इलेक्ट्रॉन की बीम पास होती है तो उस पर क्या इफेक्ट होता है। देखें, ये क्रॉस से जो शो करिए ये मैग्नेटिक फील्ड शो करिए और ये वर्टिकल है। आप इसको देखें तो ये इन्होंने वर्टिकल बनाई हुई, ये वर्टिकल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। जब इलेक्ट्रॉन की बीम इसमें से गुजरती है तो वो इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 का एंगल बनाती है, यानी परपेंडिकुलर होती है। तो उसके नतीजे में इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होती है। वो फोर्स जो है इस इलेक्ट्रॉन बीम की डायरेक्शन को चेंज करती है, उसके अंदर डिफ्लेक्शन पैदा कर देती है। इलेक्ट्रॉन बीम है वो सर्कुलर पैथ पे बेंड हो जाती है। किस तरह से, देखिए इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन बीम आई, ये इन्होंने क्रॉस से मैग्नेटिक फील्ड शो करी है, इलेक्ट्रॉन बीम आई और इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हुई और उसने उसको सर्कुलर पैथ पे मूव करवा दिया। ये जो इलेक्ट्रॉन बीम होती है वो सर्कुलर पैथ पे मूव करने लगती है। इसी डायग्राम से ही हमें अपना आंसर पता चल गया कि क्या क्या इफेक्ट हो रहा है। इनकी जो है डायरेक्शन चेंज हो रही है, ये बीम जो है बेंड हो रही है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, सीधी जा रही थी ये बेंड हो गई। दूसरी बात क्या हो रही है, इट फॉलोज आ सर्कुलर पैथ, अब इसने सर्कुलर पैथ को फॉलो करना लगी। तीसरी चीज़ जो हुई इसके अंदर कि इसकी जो है इलेक्ट्रॉन की ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है इसकी एनर्जी में चेंज नहीं होगी और इसकी स्पीड भी वही सेम रहेगी। ठीक है, तो ये हमें इफेक्ट लिखने थे, हम यहाँ से अब लिखेंगे, जो मैंने अब बोला है वही सब इसमें लिखा है। द इफेक्ट ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम बाय मैग्नेटिक फील्ड्स आर, ये इफेक्ट्स हैं। नंबर 1, द बीम बेंड्स एंड चेंज डायरेक्शन, बीम जो है वो बेंड कर जाएगी और डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इसके बाद नंबर 2 है, द बीम फॉलोज आ सर्कुलर पैथ इन द मैग्नेटिक फील्ड, बीम जो है एक सर्कुलर पैथ फॉलो करने लगेगी मैग्नेटिक फील्ड में। इसके बाद नंबर 3 है, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम डज नॉट चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस इलेक्ट्रॉन बीम की जो है एनर्जी वो चेंज नहीं होगी। 4 है, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम डज नॉट चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड, इसी तरह स्पीड भी इलेक्ट्रॉन बीम की चेंज नहीं होगी। तो आपने नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 लिख लेने हैं। नंबर 1 और 2 सबसे इंपॉर्टेंट है और 3 और 4 को आप मिलाकर लिख सकते हैं। किस तरह लिखेंगे, द एनर्जी एंड द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम डज नॉट चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड, दोनों को मिला के एक ही बना दीजिएगा तो ये अच्छा आंसर हो जाएगा। आपका आंसर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप।
कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के कुछ पार्ट्स इन्होंने गिवन किए हैं, उनके आपको फंक्शंस बताने हैं। कौन कौन से पार्ट्स हमें गिवन किए हैं? द फ्लोरेसेंट स्क्रीन, द कैथोड, द एनोड और द वाई प्लेट। इन चारों पार्ट्स के हमें फंक्शंस बताने हैं। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप क्या होती है और किस तरह उसकी वर्किंग होती है, जब आप इसको समझ लेंगे तो इसी वर्किंग के अंदर आपको तमाम आंसर्स जो है मिल जाएंगे। पहले मैं आपको ये डिस्क्राइब कर देती हूँ इस डायग्राम से। आपकी बुक में थोड़ी सी इससे डिफरेंट डायग्राम है, लेकिन ये ज़्यादा इजी है, इससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपको वो बनाने आ जाए, वो इजी लगे तो आप वो बना लीजिएगा। वर्किंग दोनों में सेम ही होगी, वर्किंग डिफरेंट नहीं होगी, सिर्फ थोड़ा सा जो है ड्रॉ करने का फर्क है। ठीक है, तो मैं अब आपको समझाती हूँ कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होती क्या है। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जो है ये वोल्टेज फाइंड करने के लिए, मेजर करने के लिए यूज होती है। उसके अलावा वोल्टेज को ये डिस्प्ले करती है वेव फॉर्म में। वेव फॉर्म का मतलब क्या है? इस तरह वेव की शक्ल में ये डिस्प्ले करती है, ऐसे वेव की शक्ल में। इसके अंदर जो डिस्प्ले आता है ना, वो यहाँ पर आता है फ्लोरेसेंट स्क्रीन के अंदर। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के जो होते हैं 3 पार्ट्स होते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये इलेक्ट्रॉन गन होती है, जैसा कि हमने इलेक्ट्रॉन गन अपने प्रीवियस क्वेश्चंस में पढ़ी थी, वही बिल्कुल सेम यहाँ तक इलेक्ट्रॉन गन होती है। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक डिफ्लेक्शन सिस्टम होता है। यहाँ पे जो होता है 2 प्लेट्स के सेट्स यूज होते हैं, एक ये वाई प्लेट्स का सेट है और ये एक्स प्लेट्स का सेट है। उसके बाद जो इसका थर्ड पार्ट होता है वो ये थर्ड पार्ट होता है फ्लोरेसेंट स्क्रीन। इसको फ्लोरेसेंट स्क्रीन इसलिए कहते हैं कि इसके ऊपर ऐसे सॉल्ट की कोटिंग हुई होती है कि जिसके ऊपर जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है तो वहां पे वो ग्लो करता है, वहां से जो होता है ब्राइट स्पॉट छोड़ देता है। तो यहाँ तक इलेक्ट्रॉन गन होती है, यहाँ पे कैथोड के जरिए इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है? इमिट किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम की शक्ल में इन दोनों प्लेट्स के साथ जो है डिफ्लेक्ट होते हुए फ्लोरेसेंट स्क्रीन तक पहुँचते हैं। फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर जब पहुँचते हैं इलेक्ट्रॉन, तो उस पर जब स्ट्राइक करते हैं तो वहाँ पे ब्राइट स्पॉट जो है वो क्रिएट कर देते हैं। इस तरह ब्राइट स्पॉट जो है, अच्छा इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर जो होता है पहले से जो है एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो होता है वो ड्रॉ हुआ होता है या बना हुआ होता है। जब इलेक्ट्रॉन फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो उसके ऊपर वो ब्राइट स्पॉट छोड़ते जाते हैं और इस तरह से वेव की शक्ल में जो होता है उसका रिजल्ट मिलता है। और इसके लिए जो यहाँ पर जो है ना, इस जगह से एक्स प्लेट पे यहाँ से वो इनपुट दिया जाता है कि जिसका हमें रिजल्ट मालूम करना है। इनपुट जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल की शक्ल में दिया जाता है। मैं आपको अब ये समझाती हूँ कि किस तरह इलेक्ट्रॉन का इसके अंदर इमिट होते हैं। देखिए ये तो इलेक्ट्रॉन गन है, जैसा कि मैंने आपको बताया ना, यहाँ से यहाँ तक ये इलेक्ट्रॉन गन है। इसके अंदर क्या होता है? ये कैथोड है और इस कैथोड को जो है नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और यहाँ पे ये जो 2 प्लेट्स हैं ये है एनोड। इन एनोड्स को जो है किससे कनेक्ट किया है? पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है और यहाँ पे जो है हाई वोल्टेज इनको दिया जाता है। ये जो कैथोड है, इस कैथोड के अंदर जो है एक फिलामेंट लगा होता है। और फिलामेंट मैंने आपको जब मैंने आपको इलेक्ट्रॉन गन पढ़ाई थी तो उसमें बताया था ये फिलामेंट आमतौर पर टंगस्टन का होता है, वरना किसी भी मेटल का हो सकता है। तो इसको जो है लो वोल्टेज प्रोवाइड किया जाता है, आमतौर पे 6 वोल्ट या 0.3 एम्पियर का प्रोवाइड किया जाता है। जब इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास होता है तो इसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है। उस हीट की वजह से क्या होता है? थर्मियोनिक इमिशन होता है और इस मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसके अंदर से एस्केप करने लगते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इसमें से बहुत तेजी से निकलते हैं और बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड होते हैं, इलेक्ट्रॉन की तादाद को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक ग्रिड यूज़ किया जाता है इसको जो है नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया होता है, जिसके ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल होता है। तो ये नेगेटिव पोटेंशियल नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देता है, जिसकी वजह से ज़्यादा तादाद में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नहीं जा पाते फ्लोरेसेंट स्क्रीन की तरफ। इसको यूज़ क्यों करते हैं? इसका यूज़ इसलिए होता है ताकि जो कंट्रोल अमाउंट के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन को फ्लोरेसेंट स्क्रीन तक पहुंचाया जा सके। तो जब ज़्यादा पहुंचाने होते हैं तो इसका जो पोटेंशियल होता है उसे कम कर देते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल, और जब कम पहुंचाने होते हैं तो नेगेटिव पोटेंशियल ज़्यादा कर देते हैं, इसलिए वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने लगता है। वो यहाँ से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने लगता है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्लोरेसेंट स्क्रीन तक नहीं पहुँच पाते। तो ये ग्रिड का मैंने आपको यूज़ भी बता दिया, ये भी आपका आगे क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देखें, यहाँ पे 2 प्लेट्स लगी हैं, इनको जो है पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया और ये क्या है? ये हमारे हैं एनोड। इनको हम एक्सिलरेटिंग एनोड भी कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर हाई पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, इसलिए ये क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं बहुत ज़्यादा पावर के साथ। जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बिल्कुल एक फोकस होके एक बीम की शक्ल में इस जगह से गुजरते हैं। तो इन एक्सिलरेटिंग एनोड का काम क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन्स को जो कि रिपेल होने की वजह से
थोड़ा स्लो हो गए होते हैं और स्कैटर्ड होते हैं, उनको एक लाइन में फोकस करके इलेक्ट्रॉन बीम की शक्ल में प्रोड्यूस करती है। इससे यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम निकलती है। तो इसके बाद यहाँ पे इस ऑसिलोस्कोप का सेकंड पार्ट शुरू हो जाता है। सेकंड पार्ट क्या होता है? वो होता है डिफ्लेक्शन सिस्टम। इसके अंदर जो होते हैं प्लेट्स के 2 सेट्स होते हैं। पहला जो सेट होता है वाई प्लेट्स का सेट होता है और ये हॉरिजॉन्टली इसके अंदर प्लेस किया जाता है। इन दोनों प्लेट्स को ऑपोजिट पोटेंशियल दिया जाता है, एक पे पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, एक पे नेगेटिव पोटेंशियल होता है। जब इलेक्ट्रॉन इसमें से गुजरते हैं, इन दोनों के दरमियान जो है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर जो होते हैं डिफ्लेक्ट होते हैं। हमने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड में इफेक्ट पढ़ा था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड में से जब इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तो क्या होता है? वो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होते हैं। वायर प्लेट्स को जब वोल्टेज सप्लाई किया जा रहा होता है तो इनके ऊपर एक के ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल आ जाता है, एक के ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल आ जाता है, जिसकी वजह से जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम गुजर रही होती है तो वो इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो डिफ्लेक्ट होती है। और वो कैसे डिफ्लेक्ट होती है? वर्टिकल डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डिफ्लेक्ट होते हैं। यहाँ से गुजरने के बाद जब हम आगे जाते हैं तो एक और प्लेट्स का सेट होता है, उनको कहते हैं हम एक्स प्लेट्स। ये जो एक्स प्लेट्स हैं ये इस ऑसिलोस्कोप के अंदर जो होता है इनको वर्टिकली प्लेस किया जाता है। ये वर्टिकली प्लेस होती हैं और जब ये वर्टिकली प्लेस होती हैं तो जब इलेक्ट्रॉन बीम इनके दरमियान से गुजरती है, इनके बीच से गुजरती है, तो फिर वो हॉरिजॉन्टली डिफ्लेक्ट हो जाती है। वाई प्लेट्स के ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन बीम वर्टिकली डिफ्लेक्ट होती है और एक्स प्लेट्स पे जो होती है हॉरिजॉन्टली डिफ्लेक्ट होती है, जिसके बारे में हमें डिटेक्ट करना होता है। वो इनपुट यहाँ से इसमें सप्लाई किया जाता है। और तो जब उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन बीम जो होती है वो फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे पहुंचती है और वहां पर स्पॉट की शक्ल के अंदर उसकी रीडिंग आती है। इसका जो रिजल्ट होता है वो हमें वेव फॉर्म में मिलता है। इसी वेव फॉर्म के जरिए हम एनालाइज करते हैं। तो ये मैंने आपको इसकी पूरी कंस्ट्रक्शन भी समझा दी और इसकी वर्किंग भी समझा दी। जितने भी क्वेश्चन है ना आपके, इसके तमाम क्वेश्चन इसके अंदर कवर हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में हमसे इन्होंने फ्लोरेसेंट स्क्रीन का फंक्शन पूछा था, दूसरा हमें कैथोड का फंक्शन पूछा था, एनोड का फंक्शन पूछा था और वाई प्लेट्स का फंक्शन पूछा था। तो जब मैंने आपको ये डिस्क्राइब करा है तमाम आंसर आपके इसमें आ गए हैं, लेकिन मैंने लिखा भी है आपके लिए। अब मैं आपको उसको रीड करके भी दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जो है पार्ट ए हमसे पूछा था उन्होंने, फ्लोरेसेंट स्क्रीन का क्या फंक्शन है। तो हम यहाँ से लिखेंगे द फ्रंट ऑफ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप फ्लोरेसेंट स्क्रीन। जो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का जो फ्रंट होता है वो होता है फ्लोरेसेंट स्क्रीन। इट इज स्लाइटली कर्व्ड, ये थोड़ी सी कर्व्ड होती है। इट इज कोटेड विद अ फ्लोरेसेंट सॉल्ट, ये एक फ्लोरेसेंट सॉल्ट से कोटेड होती है, सच एज जिंक सल्फाइड, अ केमिकल दैट ग्लो व्हेन इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक। जिंक सल्फाइड ऐसा केमिकल है कि उसके ऊपर जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है तो वो ग्लो करता है। when the emitted electrons beam strike the fluorescent screen, a bright spot is created on the screen। तो जब इमिटेड इलेक्ट्रॉन बीम जो होती है वो फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर जाके टकराती है, स्क्रीन के ऊपर एक ब्राइट स्पॉट क्रिएट कर देती है। फ्लोरेसेंट स्क्रीन का जो हमारा फंक्शन था वो हमने बता दिया। उसके बाद उन्होंने सेकंड पार्ट बी पार्ट में हमसे पूछा था कैथोड का हमें फंक्शन बताना है। तो कैथोड का हम डिस्क्राइब करते हैं। कैथोड इज द इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल। कैथोड जो होता है वो इलेक्ट्रोड होता है जिसको हमने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया होता है। सो इट हैज नेगेटिव पोटेंशियल, तो इसके ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल होता है। व्हेन द लो वोल्टेज इज प्रोवाइडेड द फिलामेंट इज हीटेड। जब कैथोड को लो वोल्टेज प्रोवाइड किया जाता है तो फिलामेंट जो होता है वो हीटेड हो जाता है। कैथोड के अंदर एक फिलामेंट भी लगाया जाता है। ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी थर्मियोनिक इमिशन अकर। जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाती है तो उसमें से हीट निकलती है और थर्मियोनिक इमिशन होता है एंड इट गिव्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो कैथोड का फंक्शन क्या हो गया इसके अंदर? कैथोड का फंक्शन है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। कैथोड के इलेक्ट्रोड से आगे जो होती है एक ग्रिड लगी होती है, उस ग्रिड को भी जो होता है नेगेटिव पोटेंशियल दिया जाता है। उसको हम कैथोड भी कह सकते हैं क्योंकि नेगेटिव पोटेंशियल जिसको दिया जाता है वो कैथोड बन जाता है। तो वो ग्रिड भी एक तरह से कैथोड होती है और उस ग्रिड का काम क्या होता है? वो ग्रिड जो होती है वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को, इमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करती है। तो आप चाहें तो वो भी इसमें ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद हमें एनोड का फंक्शन लिखना है पार्ट सी के अंदर। द एनोड इज द इलेक्ट्रोड विच इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल। एनोड जो है वो इलेक्ट्रोड होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल होता है। इट इज यूज टू एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन। ये यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करने के लिए। एंड टू फोकस देम इनटू अ फाइन बीम, और उनको फोकस करता है एक फाइन परफेक्ट किस्म की बीम में। ठीक है, उनको एक बीम की शक्ल में फोकस कर देता है, अरेंज कर देता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं। तो एनोड का काम क्या होता है? एनोड उन स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन को एक जो है फाइन बीम की शक्ल में अरेंज कर देता है।
और उनको एक्सेलरेट भी करता है। जब उनको वो बहुत पावर से अपनी तरफ खींचता है तो वो तेज़ी से मूव करते हैं और अलाइन हो जाते हैं, एक बीम की शक्ल में अलाइन हो जाते हैं। पार्ट डी है वाई प्लेट्स। दीज प्लेट्स आर प्लेस हॉरिजॉन्टली इन द कैथोड ऑसिलोस्कोप या CRO या कैथोड ऑसिलोस्कोप के अंदर जो है इन वाई प्लेट्स को हॉरिजॉन्टली प्लेस किया जाता है। दीज प्लेट्स कॉज डिफ्लेक्शन इन वर्टिकल डायरेक्शन। ये हॉरिजॉन्टली प्लेस होती हैं और ये डिफ्लेक्शन जो करती हैं उस इलेक्ट्रॉन की बीम के अंदर वो करती हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, दे कॉज डिफ्लेक्शन इन वर्टिकल डायरेक्शन यानी अप एंड डाउन। ये इलेक्ट्रॉन बीम को अप एंड डाउन डिफ्लेक्ट कर देती हैं। व्हेन वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस देम, और ये जब करती हैं जब इनको जो है वोल्टेज सप्लाई किया जा रहा हो। जिस वक्त वोल्टेज सप्लाई नहीं किया जा रहा होता तो इनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होता, तो ये डिफ्लेक्ट नहीं करती। क्योंकि हमें इसमें डिफ्लेक्शन कराना होता है, दोनों वाई प्लेट्स को ऑपोजिट पोटेंशियल दिया जाता है। The vertical deflection of the electron beam can be changed by varying the voltage across Y plate। और इसका डिफ्लेक्शन को हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं, अगर हम इन Y प्लेट्स के जो वोल्टेज उनको जो सप्लाई किया जा रहा होता है अगर हम उसको कम ज़्यादा करते हैं तो डिफ्लेक्शन भी कम ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो वाई प्लेट्स का काम क्या होता है? इन वाई प्लेट्स का काम होता है उस इलेक्ट्रॉन बीम को अप एंड डाउन या वर्टिकल डिफ्लेक्ट करती है और उसके डिफ्लेक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है इस वाई प्लेट्स के चार्ज को या वोल्टेज को कम या ज़्यादा करके। ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 है एक्सप्लेन हाउ द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोड्यूस इनसाइड द कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। हमें बताना है कि कैसे कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के अंदर इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस होती है। जो मैंने अभी डायग्राम के साथ आपको समझाया है पूरा उसका मैंने आपको मेथड समझाया है। अब मैं आपको लिखकर बताती हूँ किस तरह से आप इसको लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन बीम जो प्रोड्यूस होती है वो किस तरह प्रोड्यूस होती है ये बताना है। द गन मेनली इंक्लूड्स अ हीटिंग फिलामेंट, कैथोड, एनोड एंड अ ग्रिड। तो जो ये गन होती है इसके जो होते हैं मेन चीज़ें क्या होती हैं इसके अंदर, एक तो हीटिंग फिलामेंट होता है, कैथोड होता है, इसमें एक एनोड होता है और एक ग्रिड होता है। कैथोड इज द इलेक्ट्रोड विच हैज़ नेगेटिव पोटेंशियल। कैथोड वो इलेक्ट्रोड है जिसके ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल है और एनोड हैज़ अ पॉजिटिव पोटेंशियल, जबकि एनोड पे पॉजिटिव पोटेंशियल सप्लाई किया जाता है। व्हेन द लो वोल्टेज इज प्रोवाइडेड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक एनर्जी फिलामेंट इज हीटेड। जब हम इनको लो वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं कैथोड को तो उसके अंदर जो फिलामेंट लगा होता है वो फिलामेंट हीटेड हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के पास होने से। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब भी किसी रेजिस्टेंस से करंट गुजरती है तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। तो उस हीट की वजह से क्या होता है, दिस हीट जनरेट द इलेक्ट्रॉन्स। इनकी वजह से इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं या यूँ कह लें कि थर्मियोनिक इमिशन होती है। गन हैज़ अ ग्रिड विच इज़ कनेक्टेड टू द नेगेटिव पोटेंशियल। उसके जो वो इलेक्ट्रॉन जो इसमें से इमिट होने लगते हैं और उसके आगे ही जो होता है एक ग्रिड होती है जिसको नेगेटिव पोटेंशियल से कनेक्ट किया होता है। यानी उस ग्रिड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, उसके ऊपर भी नेगेटिव पोटेंशियल होता है। तो नेगेटिव पोटेंशियल जो होता है वो रिपेल करता है इलेक्ट्रॉन को। इट रिपेल्स द इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर कंट्रोल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रीचिंग टू एनोड। तो इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करने के लिए ये जो है ये ग्रिड यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये रिपेल कर देगा ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन को एनोड तक और स्क्रीन तक बहुत कम इलेक्ट्रॉन जो होंगे फिर पहुंच पाएंगे। ठीक है, इसलिए उनको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक ग्रिड लगाई जाती है जिसको नेगेटिव पोटेंशियल दी जाता है ताकि वो इलेक्ट्रॉन का जो उस पर नेगेटिव चार्ज है उसको रिपेल कर दे। नेक्स्ट टू ग्रिड देयर इज एनोड पॉजिटिव पोटेंशियल। ग्रिड के फौरन बाद क्या होता है, पॉजिटिव पोटेंशियल होता है एनोड, एंड इज यूज टू एक्सिलरेट द इलेक्ट्रॉन एंड फोकस देम इनटू अ फाइन बीम। और वो एनोड क्या काम करता है, वो एक्सिलरेट करता है इलेक्ट्रॉन्स को और फोकस करता है उनको एक फाइन बीम की शक्ल में, यानी उनको एक बिल्कुल स्ट्रेट बीम की शक्ल में अरेंज कर देता है। दस अ फाइन इलेक्ट्रॉन बीम इज जनरेटेड इन इलेक्ट्रॉन गन। इस तरह से एक बहुत फाइन सी इलेक्ट्रॉन बीम जो होती है वो जनरेट हो जाती है इलेक्ट्रॉन गन में। तो ये जो ऑसिलोस्कोप है इसके जो फर्स्ट पार्ट था इलेक्ट्रॉन गन का, हमें उसके अंदर जो हमने फाइन बीम इलेक्ट्रॉन की प्रोड्यूस करी उसका पूरा प्रोसीजर ये है जो हमने इसमें डिस्क्राइब कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 है ना, इसके साथ अगर आप चाहें तो वो डायग्राम भी बना सकते हैं जो मैंने ऑसिलोस्कोप की बनाकर दिखाई है। क्वेश्चन नंबर 17 है एक्सप्लेन व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रॉन्स एक्सिलरेट फ्रॉम द कैथोड टूवर्ड्स द एनोड। आपको ये एक्सप्लेन करना है कि किस वजह से कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एनोड की तरफ एक्सिलरेट हो जाते हैं, यानी कि एनोड की तरफ क्यों तेजी के साथ आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर जो हमने लिखा है वही इसके उसी में से हम इसका आंसर बनाएंगे। आप चाहें तो खुद भी बना सकते हैं, मैंने भी उसी से ही बनाया है, ठीक है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन्स आर जनरेटेड बाय हीटिंग द फिलामेंट इन कैथोड। जब कैथोड का फिलामेंट हीट होता है तो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं। द ग्रिड रिपेल द इलेक्ट्रॉन, तो उसके आगे ही ग्रिड लगी होती है जो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करती है, बिकॉज इट हैज नेगेटिव पोटेंशियल। टू कंट्रोल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किस लिए करती है? ताकि वो इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर सके। रीचिंग टू एनोड एंड स्क्रीन, ताकि वो ज़्यादा एनोड तक, ज़्यादा मिकदार में एनोड तक और स्क्रीन तक ना पहुँचे। एनोड हैज़ पॉजिटिव पोटेंशियल, एनोड के पास जो होता है पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, वाइल इलेक्ट्रॉन हैज़ नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल होता है। सो द इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द एनोड। इस वजह से जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बहुत तेज़ी के साथ अट्रैक्ट होते हैं एनोड की तरफ। एंड एनोड एक्सिलरेट द इलेक्ट्रॉन, और इस तरह एनोड जो होती है वो एक्सिलरेट कर देती है इलेक्ट्रॉन्स को। एंड फोकस द स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स इनटू अ इलेक्ट्रॉन बीम, इस तरह स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स को वो एक इलेक्ट्रॉन बीम की शक्ल में फोकस कर देती है। तो ये ही एनोड का काम होता है। क्वेश्चन नंबर 17 भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 का पार्ट ए है, एक्सप्लेन द टर्म लॉजिक बाय गिविंग अ सूटेबल एग्जाम्पल। लॉजिक की टर्म आपको एक्सप्लेन करनी है और इसमें एग्जाम्पल भी देनी है। और इसका जो पार्ट बी है वो है, नेम द कॉम्पोनेंट विच इम्प्लीमेंट्स लॉजिक इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लॉजिक के जो कॉम्पोनेंट्स इम्प्लीमेंट होते हैं उनके नाम बताने हैं। तो लॉजिक की डेफिनेशन जो है बहुत छोटी सी है आपकी बुक में, ये मैंने आपकी बुक से ही लिखी है, लेकिन कुछ जो है थोड़ा सा इसमें चेंज करके लिखा है। लॉजिक या लॉजिक गेट्स, लॉजिक गेट्स इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ डिजिटल सर्किट। किसी भी डिजिटल सर्किट का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो क्या होता है? लॉजिक गेट्स होता है। लॉजिक गेट्स हैव इनपुट्स एंड आउटपुट्स दैट आर बूलियन वैल्यूज। इसके अंदर जो वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं? वो इनपुट और आउटपुट होता है, यानी कि जो हमने इनपुट उसमें डाला होता है और जो हमें आउटपुट मिल रहा होता है वही बूलियन वैल्यूज होती हैं। दीज सिग्नल्स ईदर रिप्रेजेंट, ये जो सिग्नल्स होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं, ये दो के दरमियान होगा हमेशा, इनमें कभी जो होगा तीसरा ऑप्शन नहीं होता। दो ऑप्शन कैसे होंगे? जैसे ऑन ऑफ, ऑन के साथ ऑफ होगा, कोई मिडिल वैल्यू नहीं होगी। हाई होगा तो लो होगा, ओपन के साथ क्या होगा? क्लोज, अपर लोअर, प्लस माइनस, और ट्रू होगा तो उसके साथ फॉल्स होगा। इसी तरह मैक्सिमम मिनिमम, 1 होगा तो 0 होगा। यानी इसमें जो होते हैं दो ऑप्शन होते हैं, इसमें कोई बीच का ऑप्शन नहीं होता। देयर इज नो इंटरमीडिएट स्टेट इज पॉसिबल या अलाउड। इसके अंदर कोई बीच की वैल्यू या कोई बीच की स्टेट नहीं होती, या तो ऑन होगा या ऑफ होगा, ठीक है। हाई होगा या लो होगा, अपर होगा या लोअर होगा, मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, यानी कि सिर्फ 2 चॉइसेस होती हैं इसके अंदर हमारे पास, ठीक है। तो ये तो लॉजिक या लॉजिक गेट्स की डेफिनेशन हो गई। इसके बाद हमसे पार्ट बी में मेन कंपोनेंट्स ऑफ लॉजिक गेट्स पूछें तो वो आपकी बुक में पेज नंबर 168 पर है। आप चाहें तो लॉजिक गेट्स की ये वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा छोटी है। अच्छा, तो इसमें जो मेन कंपोनेंट होते हैं ना, बेसिक जो मेन गेट्स होते हैं या बेसिक गेट्स कह लें या मेन कंपोनेंट कह लें, वो क्या होते हैं? एंड होता है, और होता है और नॉट होता है। यानी कि 3 होते हैं, कौन से? एंड, और, एंड, नॉट, ये 3 होते हैं। एंड दीज लॉजिकल गेट्स परफॉर्म एंड, और, एंड नॉट ऑपरेशन। ये किस तरह के परफॉर्म करते हैं ऑपरेशन? एंड होगा यानी 2 चीज़ों का एक साथ हो जाएगा, और होगा यानी कि दोनों में से कोई एक, और नॉट होगा यानी कि ऑपोजिट होगा उसका, ठीक है। एंड दीज लॉजिक गेट्स परफॉर्म एंड और गेट नॉट ऑपरेशन इन द डिजिटल सिस्टम। तो डिजिटल सिस्टम में जितने भी एंड और नॉट के ऑपरेशंस होते हैं वो यही गेट्स जो होते हैं परफॉर्म करते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। एक्सप्लेन इज देयर एनी इंटरमीडिएट स्टेट पॉसिबल। इसका आंसर मैंने अभी आपको बताया कि इसमें कोई इंटरमीडिएट स्टेट नहीं होती। तो इसका आंसर जो अभी हमने पहले वाले पार्ट का लिखा था ना, वो भी आप लिख सकते हैं इसके अंदर। इसके पार्ट बी का आंसर आप लिखेंगे यहाँ से, पेज नंबर 167 पे इसका आंसर है। आज से अ डिजिटल सिग्नल रिप्रेजेंट 2 ऑपोजिट स्टेट्स। एक डिजिटल सिग्नल जो होता है 2 ऑपोजिट स्टेट्स को जाहिर करता है। दीज सिग्नल्स ईदर रिप्रेजेंट ये जो सिग्नल्स होंगे ये रिप्रेजेंट करेंगे ऑन ऑफ होगा, हाई लो होगा, ओपन क्लोज होगा, अपर लोअर होगा, प्लस माइनस, या ट्रू फॉल्स, या मैक्सिमम मिनिमम स्टेट्स ऑफ अ सिस्टम। किसी भी सिस्टम की वो इस तरह की सिर्फ 2 तरह की स्टेट्स को जो है लॉजिकल सिस्टम रिप्रेजेंट करते हैं। देयर इज नो इंटरमीडिएट स्टेट इज पॉसिबल अलाउड। इसके अंदर कोई इंटरमीडिएट स्टेट नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर
क्वेश्चन नंबर 19 का पार्ट ए आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका पार्ट ए है गिव द सिंबल ऑफ एन एंड गेट। एन एंड गेट की आपको सिंबल बतानी है और इसी तरह आपको इसका पार्ट भी है गिव द ट्रुथ टेबल ऑफ एंड गेट और आपको एंड गेट की ट्रुथ टेबल बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 के पार्ट ए का आंसर है बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ एन एंड गेट। जो एन एंड गेट की जो एक्सप्रेशन है या सिंबल है वो किस तरह लिखते हैं हम, y विल बी इक्वल्स टू a डॉट b होल ब्रैकेट और बार डाल लेंगे, y विल बी इक्वल्स टू a इंटू b और दोनों पे होल पे बार डाल लेंगे। ठीक है, ये जो है ना बार, इसका मतलब होता है ये जो ए बी को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको हम ऑपोजिट कर देंगे, इन्वर्ट हो जाता है। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि ये गेट्स हैं जितने भी मैं आपको सिखाऊं तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं आपको इंशाल्लाह ताला ये भी सिखा दूंगी। क्वेश्चन 20 का पार्ट भी है गिव द ट्रुथ टेबल फॉर एंड गेट। एंड गेट का आपको ट्रुथ टेबल बनाना है। ये एन एंड गेट है और ये सिर्फ एंड गेट है। ठीक है, ये सिंगल होता है सिर्फ एंड गेट। ये जो ट्रुथ टेबल होता है ये 2 वेरिएबल्स के साथ भी बनता है और 3 वेरिएबल्स के साथ भी बनता है। मैं दोनों ही आपको बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, आपकी मर्जी, आप जो भी बना लें, क्योंकि उन्होंने मेंशन नहीं करा कि आपको कितने वेरिएबल का बनाना है। बहुत आसान सा होता है। तो एंड गेट का ट्रुथ टेबल कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमने एक ए वेरिएबल ले लिया, एक बी वेरिएबल ले लिया और y विल बी इक्वल्स टू a डॉट बी, यानी a को हम जो a होगा उसको b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास y आंसर आ जाएगा। ये हमारा जो है इनपुट है और ये हमारा आउटपुट है। तो a में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 0 लिखेंगे और फिर 2 1 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया, 00 और 11 और b के अंदर क्या करेंगे, हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 0 1, बस इस तरह लिख दिया। अब इसके बाद हमें करना क्या है, इसमें लॉजिक क्या अप्लाई करनी है, हमें a को b से मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना है, तो हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो a है 0, b है 0, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करा, हमारे पास आ गया 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करा, हमारे पास आ गया 0, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, ये बन गया ट्रुथ टेबल। देखिए कितना आसान सा था। लेकिन अगर हमारे पास 3 वेरिएबल्स हों तो फिर हम क्या करेंगे, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इससे हमारे पास आउटपुट यानी y आ जाएगा। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इसमें हमने 2 0 और 2 1 लिए थे ना, इसमें हम 4 0 और फिर 4 1 लेंगे। ठीक है, हम किस तरह बनाएंगे, 0 0 0 0, ये 4 0 हो गए, उसके बाद हम लेंगे 4 1 लेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, 4 टाइम्स हमने 1 ले लिया। हम बी में क्या करेंगे, पहले 2 0, पहले हमने 1 0 1 1 लिया था, अब के हम बी में 2 0 2 1 फिर 2 0 और फिर 2 1 इस तरह करके लेंगे। ठीक है, अब ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब सी में क्या करेंगे, हम सी में हम लेंगे जिस तरह हमने बी में लिया था उस तरह, 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, जैसा हमने बी में लिया था वो हमने इसमें सी में लिया है और बी में क्या करा, जो हमने ए वाला लिया था वो बी में लिया है और ए में क्या हुआ, ए के अंदर जो है 4 0 और 4 1 आ गए। अब हमने जो इसका आउटपुट यानी y हमें चाहिए a डॉट b डॉट c, यानी तीनों को मल्टीप्लाई करना है। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करा 0 आया, 0 को 0 से करा 0 आ गया, 0 को 0 से करा 0 आया, 0 को 1 से करा फिर 0 आ गया। इसी तरह 0 को 1 से करेंगे 0 0 0 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, 1 0 ज़ा 0 और 0 0 ज़ा 0, 1 0 0 0 1 0, 1 1 ज़ा 1, 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1। तो सिर्फ सारे 0 आए हैं, हमारे पास सिर्फ एक 1 आया। ये एंड गेट का ट्रुथ टेबल हमारा बन गया। क्वेश्चन नंबर 21 का पार्ट ए है डिस्क्राइब द लॉजिक ऑपरेशन ऑफ एन इन्वर्टर। इन्वर्टर का लॉजिक ऑपरेशन बताना है आपको और इसका पार्ट भी है प्रोड्यूस द ट्रुथ टेबल फॉर एन और गेट। और गेट का आपको जो है ट्रुथ टेबल भी बनाना है। देखिए इसमें भी इन्होंने हमें नहीं बताया कि हमें 2 वेरिएबल के साथ बनाना है या 3 वेरिएबल के साथ, तो मैं आपको दोनों सिखा दूंगी, आपको दोनों में से जो मर्जी हो बना लीजिएगा। आपकी बुक में पेज नंबर 171 पे इसका आंसर है नॉट गेट जो होता है ना वही इन्वर्टर कहलाता है। नॉट गेट का ही दूसरा नाम इन्वर्टर होता है क्योंकि इसके अंदर हम इन्वर्ट कर देते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अ नॉट गेट इज अ डिजिटल सर्किट दैट हैज अ सिंगल इनपुट एंड अ सिंगल आउटपुट। ये वो डिजिटल सर्किट है जिसके अंदर एक ही इनपुट होगा और एक ही आउटपुट होगा। इट इज ऑल्सो नोन एज इन्वर्टर, इसको इन्वर्टर भी कहते हैं। द NOT द नॉट ऑपरेट्स कॉम्प्लीमेंट और इन्वर्ट ऑफ एनी इनपुट। ये जो होता है नॉट ऑपरेशन जो होता है ये क्या करता है, इन्वर्ट कर देता है इनपुट को। जो भी इनपुट होता है उसको इन्वर्ट करता है। इट सिंबलाइज बाय कॉम्प्लीमेंट साइन, इसको कॉम्प्लीमेंट के साइन से
जाहिर करते हैं ये जो उल्टा कॉमा है ब्रैकेट के अंदर। राइट साइड ऑन टॉप ऑफ द इनपुट वेरिएबल और बार साइन ऑन द टॉप ऑफ द वेरिएबल। और क्या करते हैं, वेरिएबल के ऊपर जो होता है, जो भी वेरिएबल होता है हमारा यानी जो इनपुट होता है उसके ऊपर बार का साइन डाल देते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास वेरिएबल ए है, ठीक है, तो इसका जो हमारा नॉट गेट बनेगा वो क्या बनेगा, जो वाई बनेगा वो होगा ए के ऊपर बार का साइन। ठीक है, जो भी होता है उसका इन्वर्स कर देते हैं। अब ए का अगर 0 है तो ये 1 हो जाएगा, अगर 1 है तो ये 0 हो जाएगा। ये इसके अंदर एक ही इनपुट और एक ही आउटपुट होता है। बोलियन एक्सप्रेशन इज नॉट गेट y इज इक्वल्स टू ए और y इज इक्वल्स टू ए बार। यहाँ तक लिख लीजिएगा, y इज इक्वल्स टू ए बार। क्वेश्चन नंबर 21 का पार्ट ए यहाँ तक हमारा हो गया। अब ये चाहे तो इसका ट्रुथ टेबल भी बना दीजिएगा, वैसे ज़रूरी नहीं है, यहाँ तक काफ़ी है। और इसका जो पार्ट भी था उसमें और गेट का हमें ट्रुथ टेबल बनाने को कहा था। अब इसके अंदर भी देखें 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल वाला है, तो मैं आपको पहले 2 वेरिएबल वाला समझा देती हूँ। ट्रुथ टेबल ए होगा, बी होगा और y विल बी इक्वल्स टू ए प्लस बी। ठीक है, एंड के अंदर हमने a डॉट बी यानी a को b से मल्टीप्लाई करा था, इसमें हमें क्या करना है, a और b को प्लस कर देना है। तो a के अंदर हम वही लेंगे जैसे हमने एंड गेट में लिया था, बिल्कुल सेम उसी तरह लेंगे, सिर्फ इसका जो है आउटपुट डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे लॉजिक चेंज हो गई है, इसलिए यहाँ पे आउटपुट चेंज हो जाएगा। इनपुट में हम a के साथ क्या लिखेंगे, 2 0 और फिर 2 1, और b में क्या लिखेंगे 0 1 0 1। अब हमें जो है उसमें हमें मल्टीप्लाई करना था, इसमें प्लस करना है। हम 0 में 0 प्लस करेंगे 0 आ जाएगा, 0 में 1 प्लस करेंगे हमारे पास 1 आ जाएगा, 1 में 0 प्लस करें 1 आ जाएगा, और 1 में 1 प्लस करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसमें 2 नहीं होता, 0 होगा या फिर 1 होगा। ठीक है, ये हमने अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि इसमें या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। तो 1 में 1 को प्लस करेंगे 1 ही आएगा, 2 नहीं लिखते इसके अंदर। ये तो मैंने आपको बता दिया 2 वेरिएबल के साथ। 3 वेरिएबल के साथ बिल्कुल उसी तरह से हम करेंगे। एक वेरिएबल a है, दूसरा b है, तीसरा c है, और y किसके बराबर होगा, y विल बी इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c, तीनों को प्लस कर देंगे। जिस तरह हमने एंड गेट में किया था बिल्कुल उसी तरह करेंगे। a के अंदर हम पहले 4 0 लेंगे और फिर 4 1 ले लेंगे, 0 0 0 0 1 1 1 1। अब b में क्या करेंगे, जो हमने a में लिया था ना, इसमें इसके a में जो लिया था वो करेंगे, यानी 2 0 2 1 2 0 और फिर 2 1। c में क्या होगा, जो b में लिया था 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 ऑल्टरनेट करके। अब इन तीनों को प्लस करेंगे, 0 0 0, तीनों का क्या आएगा सम 0, 0 में 0 प्लस किया 0 आया, 0 में 1 प्लस किया 1 आ गया, 0 में 1 प्लस किया 1, 1 में 0 किया 1, 0 में 1 प्लस किया 1, 1 में 1 प्लस किया 1। इसके अंदर मैंने अभी बताया आपको 2 नहीं आता, 2 को भी 1 ही लिखते हैं। 1 में 0 प्लस किया 1, 1 में 0 प्लस किया 1, 1 में 0 प्लस किया 1, 1 में 1 प्लस किया 1, 1 में 1 प्लस किया 1 1 और 1 में 0 प्लस किया 1, 1 में 1 प्लस किया 1 और 1 में 1 प्लस किया 1। ठीक है, देखिए 3 नहीं आता, 1 ही आता है। जो इसके लॉज होते हैं ये कंप्यूटर के अंदर सिखाए जाते हैं। इस वक्त हमें लॉज नहीं सीखने, हमें सिर्फ ये ट्रुथ टेबल बनाना सीखना है। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 का पार्ट ए है, विच 2 लॉजिक गेट्स विल गिव एन आउटपुट ऑफ 1 विद इनपुट ऑफ 1 एंड 0। वो कौन से लॉजिक गेट्स होंगे जिनके इनपुट जो होंगे 1 और 0 हो और उनका आउटपुट 1 आ रहा हो। तो इसमें ये 2 लॉजिक गेट्स ऐसे हैं जिसके अंदर इनपुट 1 और 0 होता है और उसका जो आउटपुट होता है वो आ रहा होता है हमारा 1। तो इसका आंसर हम अब इस तरह से लिखेंगे, द लॉजिक ग्रुप या लॉजिक गेट्स लिखेंगे यहाँ पे, द लॉजिक गेट्स और गेट एंड एन एंड गेट। ठीक है, 2 गेट्स हैं, कौन सा और गेट होता है और एक होता है एन एंड गेट, ये दोनों गेट्स हैं। विल गिव एन आउटपुट ऑफ 1, ये दोनों जो गेट्स हैं ये देते हैं 1 का आउटपुट विद इनपुट ऑफ 1 एंड 0, जबकि हम इनपुट जो है 1 और 0 दे रहे हों। ठीक है, इसका क्वेश्चन सिर्फ यही था हमारे पास कि कौन से लॉजिक गेट्स हैं जो कि जिनका इनपुट जो होता है 1 और 0 होता है और आउटपुट जो होता है 1 आता है। वो 2 लॉजिक गेट्स हैं, कौन से, और गेट है और दूसरा एन एंड गेट है। क्वेश्चन नंबर 22 का पार्ट बी है, गिव द सिंबल ऑफ अ एन और गेट। एन और गेट का आपको सिंबल बताना है, और इसका पार्ट सी है, गिव द ट्रुथ टेबल ऑफ अ एन और गेट। एन और गेट का आपको ट्रुथ टेबल भी बताना है। इसका जो आंसर है आपकी बुक में पेज नंबर 172 पर है। एन और गेट का जो सिंबल है या एक्सप्रेशन है वो क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, द एक्सप्रेशन ऑफ एन और गेट इज y इज इक्वल्स टू a प्लस बी ब्रैकेट, और ये कॉम्प्लीमेंट का कॉमा जो है इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो ये है इसका हमारा सिंबल। ठीक है, एन और गेट का सिंबल, या इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, y विल बी इक्वल्स टू a प्लस बी पे होल बार। ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, इनके ऊपर बार है, इसको बार कह लें
यानी इन्वर्स, जब हम इन दोनों का सम निकाल के उसको इन्वर्स कर देंगे तो हमारे पास एन और गेट का जो है लॉजिक आ जाएगी। इसका उन्होंने ट्रुथ टेबल बनाने को कहा था। एन और गेट के अंदर हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं, एक होता है ए और एक दूसरा वेरिएबल है बी। तो इसको हम निकालेंगे कैसे, इसकी एक्सप्रेशन क्या होती है, y विल बी इक्वल्स टू ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट। दोनों का कॉम्प्लीमेंट करना है हमने दोनों का सम निकालने के बाद। तो इसके अंदर ए क्या होगा 0 0 1 1। जब भी हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं तो हमारा यही सेम रहते हैं ना इनपुट, तो 0 0 1 1 और बी क्या हो जाएगा 0 1 0 1। अब इसका जो हमें क्या निकालना है, ए प्लस बी करना है पहले और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट करना है, यानी उसको इन्वर्स कर देना है। 0 में हम 0 प्लस करेंगे, क्या आएगा हमारे पास 0, उसका इन्वर्स कर दें, 0 का इन्वर्स क्या होगा 1। ठीक है, इसके अंदर 0 होता है या 0 का इन्वर्स 1 होता है। ठीक, उसके बाद हमने 0 के अंदर 1 प्लस किया, क्या आया हमारे पास 1 आया। 1 का इन्वर्स क्या हो जाएगा, उलट क्या हो जाएगा 0। ठीक, जब 1 आए तो 0 लिखें, 0 आए तो 1 लिखें, क्योंकि हमें कॉम्प्लीमेंट कर देना है। अब ये इसको देखते हैं, 1 में 0 प्लस किया हमारे पास आया 1, तो 1 का इन्वर्स क्या होगा 0, तो हमारे पास इसका आउटपुट निकलेगा 0। इसी तरह हम 1 में 1 प्लस करेंगे, हमारे पास आएगा 1, तो 1 का ऑपोजिट या इन्वर्स क्या होता है 0, तो हमारे पास आउटपुट आएगा 0। y कितना आ गया हमारे पास 1 0 0 0। ये हमारा जो है कंप्लीट हो गया। आपके तमाम स्ट्रक्चर क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। उम्मीद करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।